नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो स्पेशल चाइल्ड का होता है वह ठीक वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल बच्चे का होता है। उससे पहले चलिए आपको एक बार इंक्लूसिव एजुकेशन समझा देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। तो दोस्तों इंक्लूज़न जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, नॉर्मल बच्चे और अलग अलग प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चे सब एक ही साथ एक ही कक्ष में बैठ के एक ही पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और दूसरा जैसे आप लोग देख पा रहे हैं एक्सक्लूज़न, यानी कि एक्सक्लूज़न में दोस्तों स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल होते हैं और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल होते हैं। एक होता था दोस्तों सेपरेशन। सेपरेशन में भी दोस्तों यही होता है, बाकी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है और नॉर्मल बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है। और जो इससे इंक्लूजन से पहले जो चलता था हम लोग का इंटीग्रेशन, उसमें दोस्तों नॉर्मल स्कूल में ही स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनकी अलग से क्लास लगाई जाती है। दोस्तों हम लोग का पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी में हम लोग आकलन कहते हैं। और आकलन का मतलब होता है किसी बच्चे को आकलन करना कि उसे सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है और उसे कहाँ पे उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए और उसके जो है अधिगम को बेहतर बनाया जा सके। अधिक आकलन दोस्तों जो है वह अधिगम का ही एक आंतरिक पार्ट है। हम लोग सीखते सीखते ही आकलन करते हैं। आकलन हम लोग का दूसरे भी कर सकते हैं और लोग स्वयं भी कर सकते हैं। अगला दोस्तों इसी के अंदर हम लोग का जो आता है वो है मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन। तो दोस्तों मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन, यानी कि जैसे कोई स्केल है तो हम लोग स्केल के सहायता से मापन करते हैं किसी चीज़ का, तो उसे हम लोग मापन कहते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन जो होता है उसका मतलब होता है मूल्यांकन। और मूल्यांकन हम लोग किसी स्केल पे रख के नहीं कर सकते हैं। मापन दोस्तों जो है हम लोगों का छोटा टर्म है, यानी कि संकीर्ण टर्म है। और इवैल्यूएशन जो है वह काफ़ी एक बड़ा टर्म है। तो हम लोग मापन को मूल्यांकन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए असेसमेंट हम लोगों ने समझा, मूल्यांकन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मूल्यांकन हम लोग आखिर में करते हैं बच्चे का। मूल्यांकन दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा टर्म है। मूल्यांकन के अंदर ही हम लोगों का मापन और आकलन आता है। असेसमेंट के दोस्तों आकलन के 3 प्रकार भी होते हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो दोस्तों असेसमेंट हम लोग के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों फीडबैक होता है जो साल भर दिया जाता है, बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स देखे जाते हैं क्या इम्प्रूव हुआ है क्या नहीं हुआ है। और समेटिव असेसमेंट दोस्तों जो है वो हम लोग का है जैसे कि सेशनल एग्ज़ाम हो गए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए, तो इसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और दोस्तों हम लोग की एनईपी जो है वह हम लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए कहती है। अगला दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग का आता है सीसी, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों कि लगातार चलने वाला, यानी कि पूरे वर्ष भर चलने वाला। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है दोस्तों व्यापक। व्यापक यानी कि केवल हम लोग बच्चे का स्कूल में जो मार्क्स आ रहा है उसको ना देखें, और बल्कि वह स्कूल में क्या सीख रहा है, स्कूल के बाहर कैसे सीख रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, वह खेल में कैसा है, ये सारे पक्षों को ध्यान में रख के जब उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो आरटी 2009 एनईपी और बाकी जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो कहती हैं तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन करने को कहती हैं। अब दोस्तों हम लोग चलिए समझते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि जो हम लोगों का शिक्षक करेगा, जो शिक्षक करता है बच्चों की देखिए कि कहाँ पे समस्या आ रही है उसका निदान करेगा, उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन।
और दूसरा दोस्तों हम लोग का जो टर्म है वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग का दोस्तों मतलब होता है कि जब बच्चा खुद से ही याद करे और फिर खुद से ही सुने तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे उसको समस्या आ रही है, या फिर बच्चा जब प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज़ का तब उसको पता चलता है कहाँ पे समस्या आ रही है। तो सीखना, उसका आकलन करना ही उसको सीखने की मदद करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग असेसमेंट एज लर्निंग। अगला दोस्तों हम लोग का जो आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का दोस्तों हम लोग का यही मतलब होता है, जैसे हम लोग के एग्ज़ाम हो गए तो उसमें हम लोग कितना हम लोगों ने सीखा है उसका आकलन करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों समेटिव और फॉर्मेटिव, चलिए आपको एक अंतर समझा देते हैं इन दोनों में। तो दोस्तों फॉर्मेटिव जो होता है वो बच्चे को सीखने और प्रैक्टिस करने में मदद करता है, और समेटिव जो होता है वो केवल बच्चे की परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वह यह देखेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और बच्चे को कितना आ रहा है, लेकिन समेटिव असेसमेंट यह केवल यह देखेगा कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि बच्चा कितने मार्क्स ला रहा है आखिर में, केवल यही मायने रखता है समेटिव में। और फॉर्मेटिव में बच्चे ने कितना सीखा है ये मायने रखता है। और समेटिव असेसमेंट दोस्तों देखिए इंस्ट्रक्शनल पीरियड के दौरान होता है आखिर में, यानी कि जैसे कक्षा संपूर्ण पूर्ण हो गई उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, बच्चे ने कितना बताया है कितना नहीं बताया है उसका आकलन करेंगे, तो उसको हम लोग समेटिव कहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट पे हम लोग लगातार देखते रहेंगे कि बच्चा कितना सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, और जहाँ नहीं सीख रहा है वहाँ पे उसकी सहायता करते हैं और उसके अधिगम को बेहतर बनाते हैं, उसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग का आता है एक टेस्ट के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वह टेस्ट जो है अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों जैसे एग्ज़ाम कोई हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, तो उसमें मुख्यतः से 3 प्रकार की क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो दोस्तों वो हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। इसको आप लोग WRO से याद रख सकते हैं, VRO। तो वैलिडिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, यानी कि जैसे शिक्षक का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें CDP ज़रूर पूछी जाती है। मान लीजिए अगर शिक्षक का एग्ज़ाम हो उसमें CDP ही ना पूछी जाए तो उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगी। इसीलिए दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का वैलिड होना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें वैलिडिटी जो तत्व है वह होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला दोस्तों हम लोग का जो आता है वो होता है तत्व, वो होता है रिलायबिलिटी। यानी कि रिलायबिलिटी यानी कि उसके जो रिज़ल्ट हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं। मान लीजिए एक बार कोई एग्ज़ाम बहुत ही कठिन हो जाता है, अगले ही वर्ष वही सेम एग्ज़ाम बहुत ही सरल हो जाता है, तो उसकी रिलायबिलिटी दोस्तों जो है वह कम हो जाती है। इसीलिए टेस्ट का रिलायबल होना भी बहुत आवश्यक है। अगला दोस्तों जो तत्व होता है वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें बाकी जो सब लोग बैठे हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वह सेम होना चाहिए सबके लिए। यानी कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए किसी को कुछ कोई सब्जेक्ट नहीं आता, किसी को मैथ में समस्या होती है, किसी को इंग्लिश में समस्या होती है, तो लेकिन सबको हर एक सब्जेक्ट में समस्या नहीं होती है, इसीलिए उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बनी रहती है। अगला दोस्तों हम लोग का जो आता है वो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट। को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि जैसे CRT है, तो CRT का मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। यानी कि इस टेस्ट में कोई एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है, जैसे कि हम लोग का सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें हम लोग को जनरल के लिए 90 मार्क्स रख दिया जाता है, यानी कि अगर आपने 90 मार्क्स को पा लिया है तो आप पास हैं। और दूसरा होता है हम लोग का NRT, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। यानी कि इसमें दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप मान लीजिए, जितना बच्चा नंबर लाएगा उस हिसाब से कट ऑफ बनती है, उसीलिए इसको NRT कहा जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पे अब कुछ हम लोग के टर्म्स आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला हम लोग का टर्म है ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट तैयार करना यानी कि योजना बनाना, खाका तैयार करना।
दूसरा हम लोग का दोस्तों शब्द आता है रूब्रिक्स, यानी कि स्टैंडर्ड सेट करना उसका, यानी कि कितना कठिन पेपर आएगा, कितना सरल आएगा, उसका स्टैंडर्ड सेट होता है, उसको हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। तीसरा दोस्तों हम लोग का टर्म आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी बच्चे का आकलन स्कूल में ही होगा। स्कूल टीचर्स अपने विद्यालय के बच्चों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे बाहर का कोई आदमी जब उसे असेस करने आता है, उसका आकलन करने आता है, जैसे कि वाइवा होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहरी व्यक्ति के सामने घबरा जाते हैं और उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा प्रदर्शन वह अपने स्वयं के स्कूल के शिक्षकों के सामने करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों स्कूल असेसमेंट बेस्ड असेसमेंट होता है, जिसमें अपने ही स्कूल के बच्चे अपने ही बच्चों का आकलन करते हैं और उनकी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आगे दोस्तों हम लोग के डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग की बात हुई है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि दोस्तों डायग्नोस का मतलब होता है कि समस्या का पता लगाना। समस्या का पहले हम लोग पता लगाएंगे कि बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है सीखने में, उसके बाद हम लोग दोस्तों रिमेडियल टीचिंग देंगे, यानी कि उसका निदान करेंगे समस्या का। तो दोस्तों डायग्नोस हमेशा पहले होता है और उसके बाद रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आकलन करने के हम लोग के कुछ टेक्निक्स हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री, इंटरव्यू और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सबको समझते हैं कि क्या होते हैं ये। तो दोस्तों पहला हम लोग का आता है पोर्टफोलियो, यानी कि एक पोर्टफोलियो दोस्तों एक फ़ाइल होती है जिसमें बच्चे का पूरा हम लोग उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या उसके जो कार्य रहे हैं स्कूल में, वह जो रहे हैं क्या रहे हैं, और उसने क्या कुछ गलत काम तो नहीं किया है, उस सबको हम लोग पोर्टफोलियो में रखते हैं। लेकिन दोस्तों पोर्टफोलियो में केवल हम बच्चे के जो हैं अच्छे कार्यों को ही रखते हैं, यानी कि केवल जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उन्हीं को रखते हैं। उसने मान लीजिए कहीं फेल वेल हुआ है तो उसको हम लोग नहीं रखते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा ना केवल एग्ज़ाम में, बाकी समय वह स्कूल में क्या काम कर रहा है उसको भी हम लोग के जो शिक्षक हैं वह देखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, तो उसको ही ऑब्जर्वेशन कहा गया है। अगला होता है हम लोग का रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने रेटिंग देखी होगी, मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें 5 स्टार दिया होता है, तो उस 5 स्टार में आपको वह कितना पसंद आया कितना नहीं पसंद आया, तो उसको हम लोग रेटिंग के हिसाब से रखते हैं, तो उसी को हम लोग रेटिंग स्केल कहते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट दोस्तों वह होती है, मान लीजिए आपने एक लिस्ट बना ली है, उसमें जैसे आपको कुछ ख़रीदना है तो आप लोग लिस्ट बना लेते हैं और जो जो सामान मिलता जाता है उसके लिए आप लोग टिक लगाते जाते हैं, जो नहीं मिलता है उसमें हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग बच्चों का जब आकलन करते हैं तो उसमें हम लोग को जो जो गुण उसमें चाहिए वह हम लिख लेते हैं, जो जो मिलता जाता है उसमें हम लोग टिक लगाते जाते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स दोस्तों ये रिकॉर्ड भी पोर्टफोलियो जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें पर्सनल रिकॉर्ड और सोशल रिकॉर्ड जो होते हैं हम लोग के वो सारे मिला के रखे जाते हैं, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अगला दोस्तों होता है एक अनेक्डेटल रिकॉर्ड्स। अनेक्डेटल रिकॉर्ड्स दोस्तों जैसे कि कोई खुद की डायरी लिखता है अपने ही बारे में, या फिर उसके आसपास जो एक्टिविटी होती है, या कि जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी को हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का आता है दोस्तों इंटरव्यू। इंटरव्यू तो दोस्तों आपको सबको मालूम ही होगा, यह दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन इंटरव्यू के भी दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पहले से लिखे होते हैं कि वही वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बच्चा क्या जवाब देगा उसके हिसाब से उसका आकलन होता है। और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि नॉर्मल बातचीत होगी और उसके हिसाब से बच्चे का आकलन किया जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग का आता है सोशियोमेट्री। तो दोस्तों सोशियोमेट्री का मतलब ये होता है कि बच्चा समाज में कैसा मतलब प्रदर्शन कर रहा है, स्कूल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं,
उसके हिसाब से उसका आकलन होता है, तो उसे कहते हैं सोशियोमेट्री। अब दोस्तों अगला हम लोग का आता है कि आकलन की मूल्यांकन करने की हम लोग को ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग यह पता लगा सकें कि जो हम बच्चों को पढ़ाया है क्या बच्चे सीखे भी हैं या नहीं सीखे हैं। और मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके पीछे जो रीज़न होता है कि बच्चा क्यों फेल हो गया है, उसका भी कारण हम लोग को मूल्यांकन से ही पता चलता है। टू लोकेट द लर्नर्स प्रॉब्लम एंड रेक्टिफाई देम, यानी कि बच्चे को अधिगम करने में कहाँ समस्या आ रही है उसका पता हम लोग को चल पाता है मूल्यांकन की वजह से। और जब हम लोग को पता चल पाएगा तभी हम लोग उसका सुधार कर पाएंगे। टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे को और विकास करने की क्षमता का हम लोग विकास करते हैं मूल्यांकन की ही मदद से। और जो शिक्षक होते हैं उन्होंने कैसा पढ़ाया है ये भी उनको उसी से पता चल पाएगा जब वो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम ये हम लोग का पहले होता था, अब तो ख़त्म हो गया है। अब तो NEP 2020 में इसको ख़त्म करने की बात कही गई है। लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर 91 से 100 है तो उसे A1 कहेंगे, 81 से 90 है तो A2 कहेंगे, 71 से 80 है तो B1 कहेंगे, 61 से 70 है तो B2 कहेंगे, और 51 से 60 है तो C1 कहेंगे, और 41 से 50 है तो C2 कहेंगे, और 31 से 40 है तो D कहेंगे, और अगर 31 से भी नीचे है तो उसको हम लोग फेल यानी कि F कह देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।